तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। इसके 2 अध्याय हमने पूरे कर लिए थे और तीसरा मतलब 12वां अध्याय हमने ये चालू किया था और हमने देखा था इनमें औपनिवेशिक शहरों के बारे में। भारत में 3 औपनिवेशिक शहरों की हमने पड़ताल की थी, उनको अच्छे से पढ़ा था, जिनमें 2 को हम पढ़ चुके थे, तीसरा आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो मुख्यतः कौन कौन से औपनिवेशिक शहर थे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे इस अध्याय के दौरान? इनमें था मद्रास, कलकत्ता और बंबई। उससे पहले पिछली कक्षाओं में हमने ये भी देखा था कि पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत में शहरों और कस्बों की स्थिति क्या थी। पूर्व औपनिवेशिक काल में मुगल शासन था, तो मुगलों की जो राजधानी रही थी दिल्ली, आगरा, लाहौर, वो मुख्य नगर थे। उसके बाद केंद्रीय सत्ता मतलब मुगल सत्ता जब कमज़ोर हुई तो कई सारे क्षेत्रीय नगरों का उदय हुआ। फिर जब यूरोपीय शक्तियां भारत में आके व्यापार करने लग गई तो जो समुद्र के किनारे जो नगर थे, बंदरगाह नगर थे, उनका ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि समुद्र के रास्ते व्यापार होने लग गया था। तो भारत के व्यापारी वहाँ पहुँचने लग गए उन बंदरगाह नगरों में, और जो मुख्य बंदरगाह नगर उभरे थे बनकर बड़े औपनिवेशिक शहर जो बन गए थे वो थे बंबई, मद्रास और कलकत्ता। हमने देखा था अंग्रेजों ने उन नगरों में अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए किले बनवाए थे। याद है आपको कौन कौन से किले किस किस शहर में बने थे? तो बताइए, कलकत्ता में अपने जान माल की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने एक किला बनवाया था, कौन सा था? फोर्ट विलियम्स। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बंबई में फोर्ट। तो ये किले होते थे। इन किलों के आसपास और किले के अंदर अंग्रेज रहते थे, जिन्हें व्हाइट टाउन कहा जाता था, गोरा शहर कहा जाता था। तो दूसरी तरफ भारतीय किले के बाहर की तरफ, थोड़ी दूर की तरफ रहते थे, अलग बस्ती होती थी जो इतनी सुंदर नहीं होती थी, जहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं होते थे, वो काला शहर या ब्लैक टाउन कहलाता था। तो कैसे अंग्रेजों ने इन औपनिवेशिक शहरों में नस्ली भेदभाव पैदा कर दिया था, नस्ल के आधार पर भेदभाव पैदा कर दिया था कि काले लोग एक तरफ रहेंगे और गोरे लोग, क्योंकि वे ऊंचे माने जाते थे, अपने आप को सभ्य मानते थे, तो वो अलग जगह पर रहते थे। हमने ये भी देखा था कि जब बंबई, कलकत्ता और मद्रास शहर विस्तार कर रहे थे, बढ़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने किस तरह भारतीयों को शहर के बाहर धकेलते चले गए। भारतीयों की जो झुग्गी झुपड़ियां होती थी उनको कह दिया कि यहाँ पे अस्वास्थ्यकर माहौल होता है, बीमारियां फैलती है। हमने देखा था हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां फैली थी, कच्ची झोंपड़ियों में आग लग जाती थी, आग फैल जाती थी। इसलिए अंग्रेजों ने उनको वहां से हटा दिया शहर के अंदरूनी हिस्सों से, और शहर के बाहर की तरफ उनको धकेल दिया गया था। तो ये सब हमने देखे थे। फिर मद्रास के बारे में समझा था कि कैसे उसका नगर नियोजन किया गया, नक्शे वगैरह बनाते थे, वो कर लगाते थे लोगों पे कि नगरों में सारी व्यवस्थाएं ठीक रहे, साफ सफाई रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था रहे। आज हम समझेंगे मद्रास और कलकत्ता को, पिछली कक्षा में समझ लिया था हमने। तो आज हम जो तीसरा औपनिवेशिक और मुख्य शहर है बंबई, वहां के नगर नियोजन के बारे में इस भाग में देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं बंबई के बारे में कि बंबई का क्या इतिहास है, अंग्रेजों ने किस तरह यहां पर नगर नियोजन किया। तो देखिए, हमने बताया था कि भारत आने वाली व्यापारिक यूरोपीय शक्तियों में केवल अंग्रेज नहीं थे। यूरोप से केवल अंग्रेज नहीं आए थे भारत में व्यापार करने, और भी कई सारे देशों के व्यापारी आए थे। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, पता है ना आपको, वास्को डी गामा, जिसने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोजा था। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन, ये बहुत सारे आए। तो बंबई पर शुरुआत में अधिकार कौन सी औपनिवेशिक शक्ति का था? पुर्तगाल। जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने बंबई पर अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था। बंबई उस समय बहुत बड़ा नगर नहीं था, एक छोटा बंदरगाह था, और वहां पर मछुआरे या बुनकर, इस तरह के लोग ज्यादा रहते थे। एक बड़ा नगर बाद में बनेगा, वो कैसे बनेगा वही हम यहाँ पर आज समझेंगे। तो देखिए, पहले पुर्तगालियों के पास था, लेकिन पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा से हो गया। देखिए, 1662 या 1661, आपकी किताब में 1661 भी लिखा मिलेगा, तो वो 1661-62 में ये विवाह हुआ। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हो गया? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया था। पुर्तगालियों के पास बंबई था, और पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह जब इंग्लैंड के राजा से हुआ तो उन्होंने दहेज में इंग्लैंड के राजा को बंबई दे दिया। देखिए, हुआ बंबई अंग्रेजों को दहेज में प्राप्त हुआ। किसने दिया? पुर्तगालियों ने। तो बंबई अब किसके पास आ गया?
बड़ा दिलचस्प लग रहा होगा आपको कि बम्बई को दहेज में दे दिया, जैसे इनकी खैरात हो। तो ऐसे ही हो गया था उस समय, क्योंकि इनके वर्चस्व में था। बम्बई को देने का मतलब यह है कि बम्बई में अब हम लोग व्यापार नहीं करेंगे, पुर्तगाली व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार करने का अधिकार हम आपको देते हैं, आप करो, हम कोई यहाँ पर अड़चन आपके सामने नहीं पेश करेंगे, ये होता था। तो देखिए, अब जब यहाँ के राजकुमार के पास, इंग्लैंड के राजा के पास, चार्ल्स द्वितीय के पास जब बम्बई आया, तो ये क्या करेगा बम्बई का? ये तो लंदन रहते थे, इंग्लैंड रहते थे, तो इसने क्या किया, इस बम्बई बंदरगाह को किराए पर दे दिया। किसको? कंपनी को याद है कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की होती थी, जो भारत से व्यापार करती थी। तो इंग्लैंड के राजा ने किराए पर यह बंदरगाह किसको दे दिया? कंपनी को। कंपनी यहाँ इस बंदरगाह का इस्तेमाल करेगी, यहाँ पर अपना व्यापार फैलाएगी और निश्चित किराया इंग्लैंड के राजा को देती रहेगी। तो इस तरह बम्बई अब अंग्रेजों के पास, कंपनी के पास आ गया है, एक औपनिवेशिक शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो शुरुआत में जो बम्बई था, यहाँ पर 7 टापू होते थे और इन अलग अलग 7 टापुओं पे बम्बई शहर बसा हुआ था। तो शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, टापुओं के बीच में जो पानी होता था उसमें मिट्टी डाल डाल के स्थल भाग को बढ़ा दिया गया और बम्बई का विस्तार किया गया। तो देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। मतलब फिर धीरे धीरे बम्बई ऐसा औपनिवेशिक शहर बन गया कि सबसे ज्यादा व्यापार बम्बई से ही होने लग गया। इसलिए बम्बई क्या हो गई? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी। आज भी बम्बई को माया नगरी कहते हैं, धन दौलत बहुत ज्यादा है वहां पे, इसलिए। तो वाणिज्यिक राजधानी मतलब व्यापारिक केंद्र बन गया वो भारत का उस समय। पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह, तो बंबई पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था बंबई। आगे बात करें, बंबई बंदरगाह से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? अफीम। हमने पिछले अध्याय कुछ पढ़े थे, उनमें देखा था कि भारत के लोग खाद्यान्न फसलें पैदा करते थे। अंग्रेजों ने दबाव डाल के उनसे व्यापारिक फसलें पैदा करवाना शुरू की। जैसे एक उदाहरण भी लिया था कपास के बारे में। तो अब अंग्रेज कह रहे हैं कि आप गेहूं वगैरह, भारत के किसान जो गेहूं वगैरह उपजाते हैं उसकी कोई कीमत विशेष मिलती नहीं है विदेशी बाजारों में। आप किसान हो तो क्या उपजाओ? अफीम उपजाओ, क्योंकि आप किसान जब अपने इतने बड़े खेत में अफीम उपजाओगे तो गेहूं की कीमत बहुत कम मिलती है इसमें जो पैदा होता है। मान लो एक उदाहरण कि गेहूं इतने क्षेत्र में पैदा हुआ, वो 100 ही रुपए में बिका, लेकिन आप अफीम बोओगे तो हम आपको उस अफीम को खरीदने के लिए कितने पैसे दे देंगे? 500। तो भारतीय किसानों ने अफीम पैदा की और अंग्रेज उसको खरीदते थे और फिर उसको कहां भेज देते थे? चीन। चीन में अफीम अच्छी कीमतों में बिक जाती थी, तो अंग्रेज बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। तो देखिए, बंबई बंदरगाह से निर्यात की मुख्य वस्तु क्या थी? अफीम, जो कि चीन को निर्यात की जाती थी। तो इस तरह बंबई औपनिवेशिक शहर और बंदरगाह के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता गया। देखिए आगे, ये हमने पढ़ा हुआ है कि 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हो गया। क्या हुआ उससे? क्योंकि अमेरिका से जो कपास आती थी इंग्लैंड में, भारत में नहीं, इंग्लैंड में जाती थी कपास और इंग्लैंड में उस कपास से वस्त्र बनते थे। अब जब अमेरिका में गृह युद्ध होगा तो जो अमेरिका से इंग्लैंड में कपास आती थी वो नहीं आएगी, उस कपास की आपूर्ति भारत से की जाएगी इंग्लैंड को। समझा भी था हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक उदाहरण में समझा रहा हूं आपको कि एक तरफ कौन है? अमेरिका, एक तरफ है ब्रिटेन और एक तरफ है औपनिवेशिक भारत। अमेरिका से खूब कपास पैदा होती है और वो कपास कहां भेजी जाती है? इंग्लैंड में भेजी जाती है। अमेरिका में क्या हो गया? गृह युद्ध शुरू हो गया। अब अमेरिका में कपास पैदा नहीं हो रही, खेत उजड़ गए, लड़ाई झगड़े वहां पे
चल रहे हैं, पैदा नहीं हो रही है। तो इंग्लैंड को तो कपास की जरूरत थी, वहां के कपड़ा उद्योग जब ही चलेंगे जब उनको कच्चे माल के रूप में कपास मिलती रहेगी। तो अंग्रेजों ने इस कपास की आपूर्ति कहां से करनी शुरू कर दी? भारत से। भारत में जो दक्षिण भारत था, दक्कन जिसको हम कहते हैं, तो दक्कन के रैयतों मतलब किसानों से कहा कि आप कपास पैदा करो और इंग्लैंड को कपास का निर्यात करो, अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो अब इस कपास की आपूर्ति कहां से होगी? भारत से। तो देखो, भारत के दक्षिणी हिस्से में कपास पैदा हो रही थी, इंग्लैंड भेजी जा रही थी। तो कौन से बंदरगाह से भेजी जाएगी ये कपास? वही लिखा है। युद्ध शुरू हो गया तो दक्कन के रैयतों के द्वारा पैदा की गई कपास का निर्यात भी मुख्यतः बंबई बंदरगाह से किया जाता था। अब बंबई जब इतना अच्छा बंदरगाह बन रहा है, खूब सारा व्यापार हो रहा है, अफीम भी जारी है, कपास भी जारी है और भी बहुत तरह की चीजें निर्यात होती थी, यहाँ पर आती भी थी, आयात होती थी। तो बहुत सारे भारत के जो व्यापारी थे वो बंबई में आकर बस गए। उन्हें नए रोजगार की तलाश थी, व्यापार में उन्नति करना चाहते थे। तो बंबई में बहुत सारे भारत के लोग आकर बस गए थे और बंबई एक बड़ा औपनिवेशिक शहर बन गया था। बंबई के भारतीय व्यापारी धनवान होते गए क्योंकि अंग्रेज जब भारतीयों से व्यापार करते थे, कपास जब अंग्रेज भारत के किसानों से खरीदेंगे तो कुछ मध्यस्थ वर्ग होते थे, व्यापारी किसानों से खरीदते थे और वो अंग्रेजों को बेच देते थे। करते करते जो व्यापारी थे वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। अब एक और घटना हुई जिससे क्या हुआ कि बंबई बंदरगाह और ज्यादा फला फूला, उसका व्यापार वाणिज्य और ज्यादा बढ़ गया। ये क्या हुआ तो ध्यान देना इस पे भी। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया। समझेंगे अभी कहां से कहां तक होती थी ये, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। तो देखिए क्या थी ये स्वेज नहर। ये यहां पर जो आपको दिख रहा है ये यूरोप है, ये जो क्षेत्र है ये यूरोप है और इधर है भारत और ये एक अफ्रीका महाद्वीप है। अब जब शुरू में यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने की थी, 1498 में वो भारत आया था। किस रास्ते से आया था? वो इस तरह से चला था यहां से, और ये जो दिख रहा है आपको ये रास्ता होता था, इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के वो भारत पहुंचते थे। तो ये रास्ता था बड़ा लंबा। अब देखिए आपको एक ये भी तो रास्ता दिख रहा होगा कि यूरोप से इधर से यहां होते हुए और क्यों ना इधर से आ जाएं तो भारत जल्दी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बीच में ये थल भाग आता था, जमीन का ये एक स्थल है। अगर इसको हम काट दें यहाँ पे और इसको भी एक नहर बना दे जिससे जहाज आराम से निकल जाए, तो ये काट दिया गया। कब लिखा हुआ है, कब काटा गया था? 1869 में ये स्वेज नहर बन गई इसको काट के। तो फिर ये यूरोप से भारत तक का रास्ता छोटा हो गया। अब यहां से जब जहाज आएगा तो कलकत्ता या मद्रास जाने की बजाय वो चाहेंगे कि बंबई पहुंच जाए और बंबई में ही मुख्यतः व्यापार ज्यादा होने लग गया। विदेशी व्यापार का एक मुख्य बंदरगाह भारत का बनकर उभरा कौन? बंबई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि स्वेज नहर किस किस सागर को जोड़ती है। तो देखिए ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। और स्वेज नहर कब बनी थी? 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध और ज्यादा मजबूत हो गए। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बंबई की अर्थव्यवस्था फैली, जैसे जैसे बंबई में ज्यादा व्यापार वाणिज्य हो रहा है, तो वहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई जाएगी। रेलवे का मुख्यालय वहां पर होता था। जो भारत में रेलवे चलती थी, अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, तो रेल का मुख्यालय कहां होता था? बंबई। जहाजें वगैरह आती जाती थी बहुत ज्यादा, तो जहाज रानी के बहुत सारे कार्यालय वहां पर खोले गए बंबई में। बहुत सारे क्लर्कों की जरूरत होती थी, बीमा ऑफिस खोले गए। तो बहुत तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्रों के आसपास बनने लग गई। देखिए जैसे जैसे बंबई की अर्थव्यवस्था फैली, रेलवे और जहाज रानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा हुई। मतलब प्रशासन भी बंबई का विकसित करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ी बड़ी वहां पर बिल्डिंगें बनाई जाने लग गई। देखिए आगे बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई। किस लिए? रेलवे का ऑफिस है,
जहाजरानी, जहाज़ों को जो व्यवस्था करते हैं, जहाजरानी के ऑफिस है, बीमा जो ऑफिस होते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। तो इस तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग गई। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति झलकती थी। ये जो इमारतें बंबई में बनवाते थे अंग्रेज, ये मुख्यतः यूरोपीय शैली में ही होती थी। उनके जो इंग्लैंड या यूरोप में जिस तरह की इमारतें बनती थी वैसी ही उन्होंने भारत में बनाई, भारतीय शैली की नहीं बनाई। मतलब उन इमारतों को देखने से पता चल जाता था कि ये अंग्रेजों की इमारतें हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। तो ये लिखा है कि इन इमारतों से शासकों की संस्कृति झलकती थी, स्पष्ट रूप से दिखता था कि ये इनकी संस्कृति का हिस्सा है। समझेंगे हम इस वास्तु शैली को भी। देखिए, इन इमारतों की स्थापत्य और वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित होती थी, इसलिए उनकी संस्कृति इन इमारतों से झलकती थी। अब प्रश्न ये है कि उन्होंने बंबई में यूरोपीय शैली की ही इमारतें क्यों बनवाई, भारतीय शैली की इमारतें क्यों नहीं बनवाई? समझते हैं आगे। यूरोपीय शैली ही क्यों, भारतीय शैली का क्यों नहीं इस्तेमाल उन्होंने किया? तो देखिए क्या था, एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचना। अंग्रेज चाहते थे कि हम इतनी दूर आके भारत में रह रहे हैं, ये एक अजनबी और इतनी दूर दराज अजनबी देश है, इतनी दूर दराज में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे मकान और बिल्डिंगें बनाए कि हमें यहाँ स्वदेश सा महसूस हो, अपने देश जैसा ही भूदृश्य यहां दिखाई दे। पहला पॉइंट। दूसरा है, उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए ऐसी इमारतें वो भारत में बनवाते थे यूरोपीय शैली की। दूसरी, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता है, उनको लगता था कि हमारी शैली सबसे अच्छी है, ऐसी इमारतें भारत में बन नहीं सकती, भारत की शैली अच्छी नहीं है, तो वो अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करना चाहते थे यहाँ पे, इसलिए बंबई में यूरोपीय शैली की इमारतें बनी। अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी ये इमारतें, हमारी श्रेष्ठता, हमारे अधिकार और हमारी सत्ता का प्रतीक होंगी, ऐसा वो मानते थे कि वर्षों तक जब कोई भी इन इमारतों को देखेगा तो उनको लगेगा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है, अच्छी इमारतें हैं, उनके सत्ता का प्रतीक ये बनी रहेंगी, इसलिए उस शैली की इमारतें बनाई गई। आगे है, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों में औपनिवेशिक स्वामियों और भारत की प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। अंग्रेजों को ऐसा भी लगता था कि हमारी इमारतें अलग शैली की होनी चाहिए, अलग वास्तु शैली की होनी चाहिए, यूरोपीय शैली की होनी चाहिए, भारतीय इमारतें अलग होनी चाहिए, अलग दिखनी चाहिए, दिखने में अलग होनी चाहिए, ताकि स्पष्ट रूप से पता हो कि ये तो शासकीय वर्ग की इमारतें हैं और ये भारतीय लोगों की इमारतें हैं, ये स्पष्ट विभेद बना रहे। इसलिए अंग्रेज भारतीय शैलियों को नहीं अपनाते थे और अपनी यूरोपीय शैली की इमारतें उन्होंने बंबई में बनाई। आगे, अब धीरे धीरे फिर बहुत समय तक अंग्रेजों ने अपनी शैली की इमारतें यहाँ पे बनाई, यूरोपीय शैली की। तो फिर कुछ अमीर भारतीय थे, वो भी अंग्रेजों के तौर तरीके अपनाने लग गए थे। जो बंबई में बड़े बड़े उद्योगपति थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो वो अंग्रेजों के तौर तरीके अपना रहे थे, तो उन्होंने भी अपने कुछ मकानों में यूरोपीय शैली की नकल करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अंग्रेज जहां से आए थे यूरोप से, वहां पर ठंडा मौसम होता है, तो वहां की इमारतें उस मौसम के अनुकूल बनाई जाती है। भारत का मौसम गर्म था, तो उनको लगा कि यहाँ पे इमारतें इस तरीके से डिजाइन की जाए कि वो गर्मी के मौसम में कुछ ठंडी रहे। इसलिए भारतीयों ने तो यूरोपीय शैली को अपनाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे भारतीय शैली को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनाना शुरू कर दिया था। फिर नई तरह की इमारतें बनेंगी। देखिए, धीरे धीरे भारतीयों ने यूरोपीय शैली को अपना लिया और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैली को अपना लिया। समझे ना, अंग्रेजों को लगता था कि यहाँ ऐसी इमारतें हों जिनमें थोड़ा ठंडा महसूस हो, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, तो इस तरह की इमारतें बने। देखते हैं आगे। अपना लिया था, जैसे अंग्रेजों ने कौन सी शैली को अपनाया? बंगला। सुना होगा आपने कि बंगला क्या होता है? आज की भाषा में हम कहते हैं ना कोठी बंगला। तो देखो, बंगला तो वो होता है कि जिसके चारों तरफ तो जगह खाली हो और बीच में एक मकान हो और फिर उसमें चारों तरफ बरामदे भी हो। समझ रहे हो? देखिए, इस तरह का कोई मकान है, ठीक है। अब दरवाजे वगैरह में जो मेन चीज़ है वही समझाऊंगा आपको। फिर इसके चारों तरफ ये बरामदा है,
चारों तरफ इसमें ये बरामदे हैं, इनमें ये स्तंभ लगे होते हैं, खंबे खड़े होते हैं इस तरह से, तो ये बरामदे हैं। अब देखिए अगर सूरज की धूप कितनी भी तेज हो तो सीधी मकान के अंदर नहीं जाएगी, बाहर बरामदे हैं, इस कारण मकान थोड़ा ठंडा रहेगा। छतें जो होती थी बंगलों की वो ढलवा होती थी, सपाट नहीं होती थी, इस तरह ढलवा होती थी, वो थोड़ी ठंडी रहती थी गर्मी के मौसम में। तो अंग्रेजों ने एक नई शैली जो भारत की अपनाई वो होती थी बंगला। देखो ये भारतीय शैली है बंगला। देखिए जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अंग्रेजी शब्द है बंगलो, लेकिन वास्तव में यह भारतीय शैली थी। देखिए अंग्रेजी शब्द बंगलो बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत घास फूस से बनी हुई झोपड़ी होती थी। तो बंगाल में जो झोपड़ियां बनती थी घास फूस की, उनमें जंगले वगैरह होते थे हवा वगैरह आने के लिए, तो इस तरह के अंग्रेजों ने बनाए, लेकिन नाम बदल दिया, बंगला की जगह क्या कहने लग गए, बंगलो। तो इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय शैली को अपनाया। किस लिए अपनाया? अपनी जरूरतों के मुताबिक अपनाते रहे। तो भारतीय लोग अंग्रेजी संस्कृति से कुछ प्रभावित हुए, तो भारतीय लोग भी यूरोपीय शैली में इमारतें बनवाने लग गए थे। देखिए कौन कौन सी इमारतें हमें बंबई में जो इमारतें दिखती है वो कौन कौन सी शैली में बनी हुई है। तो 3 शैलियां मुख्य हैं, देखना, स्थापत्य शैलियां। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता था। बंबई की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी थी? नव शास्त्रीय या नियो क्लासिक शैली, दूसरी है नव गोथिक शैली और तीसरी है नई मिश्रित शैली। तो इस तरह ये 3 शैलियां होती थी। इसकी बात करें पहली की कि ये क्या शैली होती थी, इसमें इस तरह से मकान बनाए जाते थे। अभी हम चित्र भी देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं कि इस तरह खंबे ज़्यादा होते थे। जैसे ये मकान है और ये खंबे बहुत ज़्यादा होते थे मकान में, तो इस तरह तो ये मकान लेकिन खंबे बहुत ज़्यादा दिखते थे। ये कौन सी शैली है? नवशास्त्रीय शैली। इन खंबों के ऊपर कलाकारी की जाती थी, लाइनें खींची जाती थी, आड़ी तिरछी गणितीय रेखाएं खींची जाती थी। तो ये कौन सी हो गई? खंबों की प्रधानता होती थी किसी भी बिल्डिंग में, तो कौन सी शैली कहलाई? नवशास्त्रीय शैली। ये यूरोपीय शैली थी। दूसरी है गोथिक शैली। गोथिक शैली की बात करें तो इसमें छतें होती हैं और बहुत नुकीली होती हैं, मेहराब होते हैं, तो उनकी भी नुकीलेपन लिए होते हैं मेहराब। मेहराब क्या होते हैं? तो देखिए मेहराब क्या होते हैं कि इस तरह से जब कोई मकान बनाया जाता है, इस तरह नुकीली तो छतें होती हैं, पहली बात तो ये, किसमें? नवगोथिक शैली में। और जो दरवाजे होते हैं वो भी इस तरह से, इस तरह के दरवाजे, तो इनको क्या कहते हैं? इसी को ये मेहराब कहलाते हैं। तो नुकीले मेहराब और नुकीली छतें कौन सी शैली में? नवगोथिक शैली। बाद में फिर ये यूरोपीय 2 शैलियां हो गई और भारतीय शैली मिश्रित हो गई, तो एक नई शैली बन गई, नई मिश्रित स्थापत्य शैली सामने आई। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी हम इसको अभी देखते हैं। फिर से देखिए, तो 3 शैलियां थी। नवशास्त्रीय शैली जिनमें खंभों की प्रधानता होती थी, नवगोथिक शैली जिनमें छतें नुकीली होती थी और मेहराब भी नुकीले होते थे। आगे बात करें कि फिर भारतीय शैली मिक्स हो गई, यूरोपीय और भारतीय शैली, तो फिर कौन सी शैली बनी? नई मिश्रित स्थापत्य शैली। एक एक करके हम तीनों की थोड़ी चर्चा करेंगे। नव शास्त्रीय या नियो क्लासिक शैली, बड़े बड़े स्तंभों, इस शैली की विशेषता क्या है? ध्यान से सुनना। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता है। तो बड़े बड़े खंबे और उस पर रेखा गणितीय चित्रांकन वगैरह, लाइनें वगैरह, ये उस पर चित्रित होते थे। तो ये किसकी विशेषता है? नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली की विशेषता है। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली है। प्राचीन रोम जो यूरोप में था वहां से निकली है, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया। मतलब ये एक प्राचीन शैली थी, लेकिन जब पुनर्जागरण का समय शुरू हुआ तो उस समय यूरोप में इस शैली में कुछ चेंज किए गए और नई शैली बनकर निकली। फिर ये आगे, इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल माना गया।
खंबे होते थे और बिल्डिंग के चारों तरफ बरामदे होते थे, इसलिए गर्मी के मौसम के अनुकूल होती थी। उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल होती थी। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय है तो गर्मी कुछ ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम के अनुकूल थी ये शैली, इसलिए इन्होंने भारत में इस शैली को अपनाया। आगे 1833 ईस्वी में बंबई का टाउन हॉल इसी शैली में बनाया गया। तो दो बिल्डिंगें हैं टाउन हॉल, एक तो बंबई का जो इस शैली में बना हुआ है और दूसरा है एल्फिंस्टन सर्कल, इसी का नाम था हॉर्निमन सर्कल। तो ये दोनों इमारतें देखते हैं हम। देखिए ऊपर है टाउन हॉल, तो देखिए खंभों की प्रधानता है, खंबे और उन पे रेखागणितीय लाइनें खींच दी जाती हैं। तो ये कौन सी शैली है, कौन सी शैली है? नव क्लासिकल शैली कहेंगे इसको। तो ये जो शैली है ये टाउन हॉल है और दूसरा ये देखिए नीचे खंबे, नीचे की बिल्डिंग में, नीचे की मंजिल में देखिए इसमें ये खंबे हैं। गर्मी या धूप के मौसम में जो लोग होते थे, जो पैदल चलते थे, वो इन बरामदों में से होके आराम से चल सकते हैं, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल है, इसलिए ये शैली यहाँ पर अपनाई अंग्रेजों ने बंबई में। दूसरी शैली कौन सी है? नव गोथिक शैली। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती है। ये शैली ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें सजावट की जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऊंची उठी हुई छतें, नुकीली छतें होती है, नोकदार मेहराब होते हैं और बारीक साज सज्जा इसकी खासियत है। गोथिक शैली का जन्म इमारतों और खास तौर से गिरजाघरों में हुआ। जो चर्च वगैरह उनके होते थे, जैसे अपने मंदिर, तो उनके धार्मिक स्थल चर्च, तो उनकी जो निर्माण होते थे वो गोथिक शैली में होते थे। एक तरह से ये धार्मिक शैली है ईसाइयों की। तो ये शैली यहाँ पर अपनाई गई थी कुछ इमारतों में। बंबई में जो सचिवालय है वो बंबई का विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय, ये शानदार इमारतें इसी शैली में बनी है। आगे है विक्टोरिया टर्मिनल, नव गोथिक शैली का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब बंबई में नव गोथिक शैली में बनी हुई जो सबसे सुंदर इमारत है वो कौन सी है? विक्टोरिया टर्मिनल, जो कि एक रेलवे स्टेशन है बंबई में। ठीक है, उस समय भारत में जब रेल चलती थी, अंग्रेजों के द्वारा जो रेल चली गई, तो एक कंपनी के द्वारा ठेका लिया गया था ये रेल चलाने का, और उस कंपनी का क्या नाम था? लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का मुख्यालय यही होता था। तो भारत में रेलवे कौन सी कंपनी चलाती थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी चलाती थी और उसका मुख्यालय होता था विक्टोरिया टर्मिनल। आज भी एक रेलवे स्टेशन है बंबई का और ये नव गोथिक शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बहुत ही सुंदर है। देखते हैं, तो पहले तो दिख रहा है सचिवालय, ये है नव गोथिक शैली। नुकीली छतें हैं, आप देख रहे होंगे बिल्कुल। मेहराब जो आपको ये दिख रहे हैं ये भी नुकीले हैं और बहुत ज़्यादा साज सज्जा पे ध्यान दिया गया है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। कौन सी है? नव गोथिक शैली। और ये आपको दिख रहा है विक्टोरिया टर्मिनल, जो आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है, वहां भी देख सकते हैं आप साथ में। तो ये विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन है और देखिए नव गोथिक शैली कैसे नुकीली छतें बनाई गई हैं, नुकीले मेहराब बनाए गए हैं। ये हो गई नव गोथिक शैली। आगे बात करते हैं नई मिश्रित स्थापत्य शैली। मतलब कुछ यूरोपीय शैली का असर है किसी इमारत में, कुछ भारतीय शैली का भी असर आ गया, तो एक नई शैली बन गई, नई मिश्रित स्थापत्य शैली। इसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। देखिए, इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया। इंडो मतलब भारत, इंडो का मतलब क्या है? भारतीय शैली, और दूसरी क्या है? शौर्यसैनिक। जो अंग्रेज लोग थे, ये जो मुस्लिम स्थापत्य कला थी, इसको कहते थे शौर्यसैनिक। तो इसे कह सकते हैं भारत और इस्लामिक, भारत और इस्लामिक शैली हम इसे कह सकते हैं। इसे ही नाम क्या दे दिया फिर? मिश्रित शैली को इंडो शौर्यसैनिक शैली। मुस्लिम स्थापत्य कला को अंग्रेजों ने नाम दिया शौर्यसैनिक, तो इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। यह शैली यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, मध्यकाल मुख्यतः मुगल काल था, मुसलमानों का शासन भारत में था मध्यकाल में, तो मध्यकालीन इमारतों की विशेषता क्या होती थी? गुंबद। उस समय की इमारतें भारत में जो मध्यकाल में बनती थी उनमें गोल गुंबद छत के ऊपर बना होता था, तो ये एक विशेषता थी। छतरियां,
बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई और उसके चारों कोनों पे छतरियां वगैरह बना दी जाती थी खूब सारी, ये भी एक विशेषता होती थी। जालियां और मेहराब काफ़ी प्रभावित थे, इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित थी मध्यकालीन शैली। ठीक है, तो उसका असर आया, थोड़ा यूरोपीय शैली का असर आया, तो क्या बन गई? इंडो शौरसेनिक शैली, और इसी को कह दिया नई मिश्रित स्थापत्य शैली। भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल या होटल ताज जो बंबई में है, खूब देखा होगा आपने फिल्मों में, फोटो में, तो वो होटल ताज जो बंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया के पास बना हुआ है, वो भारतीय उद्योगपति ने उस समय बनवाया था। थोड़ी यूरोपीय शैली का भी मिश्रण है और थोड़ा भारतीय शैली का भी मिश्रण है। ऊपर बहुत बड़ा गुंबद है, तो भारतीय शैली की विशेषता होती थी मध्यकालीन शैली की। किसने बनवाया था? उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया, जो होटल ताज के पास ही है, गेटवे इंडिया, गेट तो दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है, ये 1911 में अंग्रेजों ने वहां बनवाया था। क्यों बनवाया? देखिए आगे। इंग्लैंड से महाराजा आ रहे थे यहाँ पे, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए इसका निर्माण करवाया था। 1911 में वहां के महाराजा भारत आ रहे थे घूमने फिरने के लिए, क्या नाम था? जॉर्ज पंचम, और महारानी मेरी भी आ रही थी। तो वो जहाज से उतरेंगे, उस जगह उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। और ये किस शैली में है? परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। परंपरागत गुजराती शैली मतलब भारतीय शैली का भी इस्तेमाल अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया था। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी ये सारी बिल्डिंगों के बारे में हमने जो बात की। थोड़ी सी और बातें देखते हैं इनमें। चोल, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे भीड़ भाड़ वाले जहां पर भारतीय रहे। हमने समझा था ना, एक व्हाइट टाउन होता था, एक ब्लैक टाउन होता था। ब्लैक टाउन जहां भारतीय रहते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके, तो वहां पर बंबई में बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो उस भीड़ को बसाने के लिए एक नई तरह की इमारतों का चलन शुरू हुआ, जिनको क्या कहते थे? चोल। तो पिक्चरों में खूब देखी होगी आपने कि इस तरह से ये बिल्डिंगें होती हैं, कई मंजिलें होती है इसमें, इस तरह से बना दी, और फिर इसमें एक के ऊपर एक, और इस तरह 4-5 मंजिल की ये होती है, और इनमें एक एक 2-2 कमरों में लोग रहते हैं। बीच में खाली एक मैदान होता है। ठीक है, तो इस तरह की इमारतें क्या कहलाई? चोल। तो देखिए, भारतीय इलाकों में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से एक खास तरह की इमारतें बनाई गई, जिन्हें चोल कहा जाता था। तो बहुत सारे लोग इस एक ही बिल्डिंग में रहते थे, इनको क्या कहते थे? चोल। इनका भी प्रचलन आज भी है बंबई में बहुत ज्यादा। अब बात कर रहे हैं कि इमारतें और स्थापत्य शैलियां क्या बताती हैं। ये जो इमारतें बनवाई जाती थी, आप देखेंगे अच्छे से कभी पढ़ेंगे जब हम इतिहास को, थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी हमने अभी की भी है क्लास में, कि मध्यकाल में मुगलों के समय अलग तरह की इमारतें बनी, अंग्रेजों के समय अलग तरह की इमारतें बनी। थोड़ा और पीछे जाएंगे, और थोड़ा सा मध्यकाल से भी पीछे जाएंगे, सल्तनत काल जो था उसमें अलग तरह की इमारतें बनी। तो इमारतें क्या कहती है? इमारतें हमें बताती है उस समय की संस्कृति, कल्चर कैसा था, संस्कृति कैसी थी, लोगों की सोच कैसी थी, शासक वर्ग की सोच कैसी थी, ये हमें इमारतों को देखने से पता चल जाता है। कभी ऐसी इमारतें बनती थी जिनमें सुरक्षा के ज़्यादा इंतजाम किए जाते थे। इससे पता चलता है कि शासक वर्ग की सोच होती थी कि सामरिक महत्व की इमारतें बने, जो युद्ध में हमारी रक्षा कर सके, हमें सुरक्षित रख सके। कभी ऐसी इमारतें बनती थी जिनमें सुरक्षा के ज़्यादा प्रबंध नहीं होते थे, बस वो इमारतें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। तो हमें पता चलता है कि शासक वर्ग सौंदर्य से बड़े प्रभावित थे। तो इमारतें उस समय की संस्कृति और उस समय क्या शासक वर्ग सोचता था, उसकी भावना के बारे में हमें बता देती हैं। तो देखिए, इमारतें और स्थापत्य शैलियां क्या बताती हैं। स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। दूसरा, इमारतें उनको बनवाने वाले लोगों की सोच और नज़र के बारे में भी बता देती है। जैसे अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली अच्छी है, हम समृद्ध लोग हैं या सभ्य लोग हैं और हम सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, हमारी शैली भी सर्वश्रेष्ठ है, स्थापत्य शैली अच्छी है, और भारतीयों की स्थापत्य शैली उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सोच हमें पता चल जाती है इमारतों को देख के ही। इमारतों के जरिए शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। बड़ी बड़ी इमारतें बना के वो इजहार करना चाहते थे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तो ये इमारतें हमें
बताती है। इमारतें हमें इस तरह की उस समय की समाज और संस्कृति के बारे में बताती है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है, औपनिवेशिक शहर जिसका नाम था। इस अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।